So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, channel number 3. हम अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस एचआरओ। काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दें मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, ताकि। जी सर पहुंच रही। ओके, थैंक यू। सो होपफुली इससे पहले जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिसमें कॉम्पिटेंस बेसिकली हमारा प्राइम टॉपिक था, और फिर उससे रिलेटेड तीन जो एलिमेंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। एंड देन उस ट्रेनिंग को भी हमने डिस्कस किया कि उस ट्रेनिंग के जरिए हम कॉम्पिटेंस कैसे पैदा कर सकते हैं किसी रिसोर्स के अंदर, और उसको इन्हेंस कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग इज ए वेरी वाइटल पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एक्टिविटीज। और फिर हमने मतलब ना सिर्फ जो जनरल ट्रेनिंग है उनकी बात की, जो कि स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होती हैं वो जनरल ट्रेनिंग्स, इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक वर्क इक्विपमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं उनको भी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। और फिर एंड पे उस ट्रेनिंग का जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं, उसको बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, फिर वर्क फैमिलाइजेशन है, और फिर अंडर सुपरविजन परफॉर्म करना, वो हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं एचआरओ की। सो जिनमें एचआरओ का कंसेप्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब आप बुक में इसके नोट्स पढ़ें तो आपको मुश्किल ना आए इसको अंडरस्टैंड करने में। सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ये एचआरओ है। मिसाल के तौर पे आपकी एविएशन इंडस्ट्री, ये एचआरओ है। ठीक है ना। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर बड़े से बड़े खतरात को फेस करने की सलाहियत मौजूद होती है। ठीक है। यानी उनके जो रिएक्टिव सिस्टम्स होते हैं, उनके जो सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, वो इतने ज्यादा रिलायबल होते हैं, इस तरह डिजाइन हुए होते हैं कि उनमें मतलब माइनर सा भी एरर जो है ना, अगर आ जाए तो वो कहीं का कहीं उनको ले जाती है। ठीक है ना। आप इमेजिन करें जरा जस्ट कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, अब कितने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बने हुए हैं दुनिया में मौजूद है। ठीक है ना। और ये कैसे मतलब है कि सेफ है। एक बड़ा मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेफ्टी का मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, तभी ये सेफ है। अगर इनमें माइनर सा भी कहीं उनकी सेफ्टी में कहीं फॉल्ट आ जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक एटम बम भी कहीं पड़ा पड़ा फट जाए, या कोई उसको ब्रीच कर ले, उसकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर ले, किसी दहशतगर्द की आग लग जाए, तो खुदा न खास्ता उसको ब्लास्ट कर दे कोई, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है ना। तो ऐसी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर एरर का या नेग्लिजेंस का माइनर सा भी फैक्टर मौजूद नहीं होता, और उन्होंने उसी लेवल से अपनी तैयारी की होती है, उसको हम एचआरओ कहते हैं, यानी हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। any organization that has succeeded in avoiding catastrophes, ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो हादसात होते हैं या हो सकते हैं, उनसे निपटने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है, अगरचे कि उनको बड़ा हाई लेवल का रिस्क होता है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके प्रोसेसेस के अंदर। एटॉमिक एनर्जी का प्रोसेस ही आप सोच ले, या इवन आप ये जो आपके जो ऑयल एंड गैस के है, कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनकी बात कर लें आप, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एच आर ओ के उसमें कैटेगरी में आती हैं। तो बेसिकली जो जिनका मतलब प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई लेवल का होता है, कि यानी उनके अंदर माइनर लेवल की भी एरर की गुंजाइश नहीं होती, उनको हम एच आर ओ कहते हैं, हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। A high reliability organization is an organization that has succeeded in avoiding catastrophes despite a high level of risk and complexity. मतलब बहुत ज्यादा खतरात नहीं हो तब भी वो उनमें से बच निकलने की उनकी सलाहियत मौजूद होती है। Should a failure occur in HRO, there will be potentially be catastrophic consequences. अगर खुदा ना खास्ता इनके अंदर कोई जरा सा भी फॉल्ट आ जाए इनके सेफ्टी सिस्टम के अंदर, तो अनइमेजिनेबल किस्म की तबाही आ सकती है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, एविएशन है। अब एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आप जरा जहन को दौड़ाएं, आसमान के ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों प्यारे मतलब उड़ रहे हैं हर वक्त।
दुनिया के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर लैंडिंग हो रही है, उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं जहाज, ठीक है ना, कैसे मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है ना। अगर ये मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म खत्म हो जाए उनके अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि जरा से भी उनके अंदर कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाए, मतलब है कि जो उनके ग्राउंड कंट्रोल्स होते हैं अपने फ्लाइट कंट्रोल के साथ उनका कोऑर्डिनेशन में कमी पेशी हो जाए, तो आपको या उनके इवन जो फ्लाइट्स चल रही हैं जा रही हैं उनके मतलब है कि प्री फ्लाइट जो अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें कोई कमी पेशी आ जाए, तो वो कितना बड़ा हादसा हो जाता है, वो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बड़े बड़े मतलब है कि हादसा को सहने की सलाहियत रखती हैं, वो कैसे उनके अंदर ये क्वालिटी पैदा होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब उनके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज होती है जो उनको एचआरओ बनाती है। और ये इसके इस बुक के अंदर इस टॉपिक को शामिल करने का मकसद ये है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स हैं उनको पता हो कि एचआरओ क्या होती हैं, और हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन एचआरओ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। और इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस भी आता है, एचआरओ के जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली उनके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी अगर हम बात कर लें, तो ये बेसिकली उनकी 6 किस्म की करेक्टरिस्टिक्स होती है एचआरओ की, इनको वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। इनमें पहली करेक्टरिस्टिक्स इनकी होती है कंटेनमेंट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ठीक है ना। मतलब है कि जो जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होती हैं, यानी इनकी प्रिपरेशन का लेवल इतना हाई होता है कि ये हर तरह के सिचुएशन के लिए तैयार रहती है, ठीक है। कैसे करती है ये तैयारी, उसकी आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम एंटीसिपेशन, मतलब ये डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर काम करते हैं, ये हादसे का इंतजार नहीं करते। मसलन ये जो जहाज उड़ाने वाली इंडस्ट्री है, एविएशन जो कंट्रोल करती है पूरी फ्लाइट कंट्रोल को, ये मतलब मतलब है कि हादसे का इंतजार नहीं करेंगे कि पहले कोई जहाज तबाह हो जाए फिर हमें पता चले कि ये कैसे हुआ है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करें ताकि फिर अगले मतलब है कि अगले मामला के लिए हम अपनी जो है ना प्रॉब्लम्स को दुरुस्त करें। नो, ये सिनेरियो बेस्ड सिमुलेशन बेस्ड मतलब एक्सरसाइजेस करते हैं। जहाज जो उड़ना होता है हवा के अंदर, उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं कि यार अगर हवा का प्रेशर इतना हो जाएगा तो फिर ये क्या किस तरह परफॉर्म करेगा, यार अगर बादल इतने हो जाएंगे, यार अगर थंडर स्टॉर्म इतना हो जाएगा, यार मतलब है कि अगर अगर दाएं बाएं से इधर उधर से एक और जहाज आ रहा होगा तो, या मतलब है कि अगर फॉग होगी तो ये कैसे, मतलब है कि इस तरह की जो सिनेरियो सिचुएशंस होती है ना उसको कहते हैं प्रॉब्लम एंटिसिपेशन। एंटिसिपेट करना यानी प्रिवेंट करना बिफोर ऐसे किसी हादसे का शिकार हो जाए, तब आपको पता चले कि ये वजह थी हादसे की, उससे पहले आप उसको सिनेरियो से एंटिसिपेट करें। दूसरा ये होता है कि जस्ट कल्चर होता है इनके अंदर, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर डेफिनेशन की बात है वो उसके ऊपर भी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। माइंडफुल लीडरशिप इसके अंदर जो हमने दूसरा हमारा मॉड्यूल था बेसिकली वो लीडरशिप के ऊपर था, जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लीडरशिप की बात की थी। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल होती है। तो एजाज अभी तक आपने कोई असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं की, ठीक है ना। मॉड्यूल 1 की भी और 2 की भी मैंने मतलब देखी है, उसमें कोई रिस्पांस नहीं है आपका। तो लगता है कि आपने अभी तक वो अपना जो है ना वो आपने मुझे कहा था कि आपने टाइम मैनेज कर लिया, तो मैं वेट कर रहा था कि आप उस पर कुछ काम करें, थोड़ा सा ही करें यार, कुछ ना कुछ करें उसके ऊपर, ठीक है। उनमें से मतलब है कि क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़े बहुत लिखें ताकि मुझे भी समझ आए, मुझे भी पता चले कि यार आप लोगों को समझ आ रही है चीजें, ठीक है ना। तो लर्निंग ओरिएंटेशन क्या होती है इसके ऊपर भी बात करते हैं, माइंडफुल लीडरशिप के ऊपर भी बात करते हैं, ताकि आपको ये करेक्टरिस्टिक्स है जी। कंटेनमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये कंटेनमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट कैसी होती है जी, मतलब है कि हादसे को होने से पहले बचाने की तैयारी कैसी होती है, मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है उसकी कंटेनमेंट कैसे करते हैं। एक तो ये है कि इनके पास बैकअप सिस्टम इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये मतलब इसमें एक ये भी एक खूबी होती है इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मतलब है कि इनके जो लोअर लेवल के ऊपर भी रिसोर्सेज होते हैं वो हर तरह की इमरजेंसी को
फेस करने की अहलियत रखते हैं। मसलन अगर आपका मैनेजर जो है, डायरेक्टर जो है या मैनेजर जो है, वो किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका जो सुपरवाइजर है या उसका अंडर कमांड है, अगर उसके जेहन में कोई अच्छा सोल्यूशन उसका मौजूद है, तो वो उसको कमांड कर लेगा फौरन। मतलब उसकी जो जूनियर है उसको फौरन अहमियत दी जाएगी कि वो फौरी तौर पे अगर उसके जेहन में इसका बेहतर सोल्यूशन है तो वो फौरन उसको अलाउ किया जाता है इस इन तरह की कंपनीज में, कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर कोई हो गया और उसका सोल्यूशन जो है मैनेजर के जेहन में नहीं आ रहा, तो उसका जो जूनियर है, इमीडिएट जूनियर है या बहुत डाउन जूनियर भी है, अगर उसके जेहन में उसका बेहतर सोल्यूशन है, वो फौरन टेक ओवर कर ले, यानी उनको अलाउ किया जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद मतलब है कि इनका जो एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर्स होता है ना, मतलब है कि टॉप से बॉटम तक उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी स्ट्रिक्टली डिफाइंड होती है कि मतलब कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी से जरा सा भी हटता है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता, मतलब उसके ऊपर फौरन एक्शन होता है। ठीक है ना। प्रोसीजर्स जो इनके बने होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर लिखी होती है, हर एक को अपनी जिम्मेदारी का पता होता है और उसके लिए वो अकाउंटेबल होता है। ठीक है ना। इस तरीके से ये कंटेनमेंट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात कर लें इफेक्टिव एंटिसिपेशन ऑफ द पोटेंशियल, जो दूसरी खूबी है इनके अंदर, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एंटिसिपेट ऑफ द पोटेंशियल फेलियर्स, मतलब ऐसी फेलियर जो अभी हुई नहीं लेकिन होने की सलाहियत रखती है। ठीक है ना। मतलब ऐसा कॉन्सिक्वेंस, ऐसा खतरा जो अभी सिर्फ खतरा है, अभी वो वारद नहीं हुआ, मतलब अभी वो नाजल नहीं हुआ आपके ऊपर, लेकिन वो हो सकता है, तो उसको कैसे ये एंटिसिपेट करते हैं, ये इनके अंदर खूबी होती है। ये एक तो ये है, मतलब है कि इनका जो इनके अंदर जो मतलब कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो डाउन टू टॉप लेवल का होता है। मतलब उनके जो हाईएस्ट मैनेजर्स होते हैं वो फ्रंट लेवल वर्कर्स से भी जाके बातचीत करते हैं, इनके साथ इंगेज करते हैं और उनको जाके पूछते हैं। आप इसकी मिसाल ले लें, फौज। ठीक है ना। फौज जब जंग के लिए जाती है तो वो बॉर्डर्स के ऊपर जब डिप्लॉय होते हैं, तो उनके जो टॉप जो मतलब है कि जर्नल्स होते हैं या जो कमांडर होते हैं, वो मोर्चों तक भी जाते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स तक जाते हैं और उनसे पूछते हैं उनके सिचुएशंस क्या है आगे ये वो, क्योंकि उनको पता होता है कि यार इन इन ये जो ऑन ग्राउंड लोग मौजूद हैं इनको ज्यादा बेहतर आइडिया है कि आगे फ्रंट में क्या सिचुएशन है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर मौजूद होता है। ठीक है ना। और इनमें अटेंटिवनेस बहुत होती है, मतलब ये एंटिसिपेशन में अटेंटिवनेस का फैक्टर होता है कि ये फौरन अटेंटिव हो जाते हैं, कोई छोटी सी भी कहीं मतलब इनको कोई साइन नजर आए कि खतरे की छोटी सी भी कहीं मतलब इनको इंडिकेशन आए, तो ये फौरन जो है ना उसको असेस करके और फौरन उसके ऊपर एक्शन करते हैं। ये इंतजार नहीं करते कि यार अगर लीकेज, हल्की सी लीकेज शुरू हुई है, एक एक कतरा ड्रिप होना शुरू हुआ है, तो हम जो है ना वो खैर है यार, कतरा गिर रहा है ना, गिरता रहे, कोई मसला नहीं है। आम ऑर्गेनाइजेशन में तो यही होता है यार, पानी के कतरे है ना, ठीक है लीक हो रहा है होने दो, जब बड़ा फट पड़ेगा तो फिर पता लगेगा। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर होता है कि अगर कहीं माइनर सा भी कहीं एरर आया तो फौरन उसको रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ठीक है ना। और मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, खुदा ना खास्ता, तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन जब ये करते हैं ना, तो ये बड़ी डेप्थ में जाके करते हैं, हर कॉज के ऊपर बड़ी डिटेल से ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह ये अपनी प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करते हैं, ये जो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जस्ट कल्चर। इसके अंदर जस्ट कल्चर कैसे होता है, मतलब एक मुनसिफाना तरीका और कल्चर इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है। एक तो ये है कि ओपन रिपोर्टिंग सिस्टम होता है इनके अंदर। ओपन रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है कि मतलब है कि कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम माइनर से भी होने लगी है ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब इस पे इंतजार किया जाएगा कि यार वो उसको रिपोर्ट करे। नहीं, एनीवन कैन रिपोर्ट। मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो किसी तीसरे डिपार्टमेंट में कोई इशू हो रहा है, आपको अंदाजा हुआ है, तो आप बगैर खौफ के, बगैर डर के उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जबकि जो स्ट्रिक्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जहाँ पे डिसिप्लिन बड़ा टाइट होता है, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है कि जी आप अपने काम से काम रखें, दूसरा बंदा उसको रिपोर्ट ना करे। जबकि इनके अंदर ओपन रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना। और उसके बाद फॉलोअप बहुत होता है। ठीक है। इनका मतलब है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है खुदा ना खास्ता, तो मतलब उसके बारे में जो उनके करेक्टिव एक्शंस होते हैं उनको फॉलो अप किया जाता है। वैसे अगर कोई जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने कोई करेक्टिव मेजर्स
बताए हैं करने के लिए। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई छोटा बड़ा हादसा हो भी गया है, तो उसकी बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके बाद उसको फॉलो अप इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली किया जाता है कि जैसे आम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अवॉइड कर दिया जाता है। रिपोर्ट बन जाती है, कागजों में चली जाती है, कैबिनेट्स के अंदर पड़ी रहती है, मतलब फॉलो अप लिखा होता है उसके ऊपर, ये करना है, ये काम इतने दिन में करना है, ये काम, लेकिन उसके ऊपर बंदा भी डेजिग्नेट होता है कि ये इंश्योर करेगा, लेकिन एक्चुअली वो ऑन ग्राउंड परफॉर्म नहीं हो रहा था। कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन जो एचआरओ होती हैं उनके अंदर ये फॉलो अप बड़ा स्ट्रिक्टली अडॉप्ट किया जा रहा होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इनके इनके कल्चर में ये भी एक चीज होती है कि ये इन्होंने अपने वर्कर्स को इस तरह ट्रेन किया होता है कि अगर कोई वर्कर मतलब है कि समझता है कि वो ऐसा काम है जो कि जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, या उसकी मतलब एक माहौल को खतरा हो सकता है, ज्यादा सीरियस नेचर का खतरा है, तो वो काम बंद करने की उसके अंदर अथॉरिटी मौजूद होती है। उसका राइट होता है कि वो काम बंद कर दे अपने, या बंद करवा दे अगर उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो ये और इस चीज को अंडरस्टैंड किया जाता है टॉप लेवल पे भी, ठीक है ना। बजाय इसके कि उस वर्कर के ऊपर चढ़ाई कर दें, उसकी पहले मतलब है कि लॉजिक को देखा जाता है कि यार ये जिस वजह से ये काम बंद करने की बात कर रहे हैं, इसको देखा जाए कि क्या इसके अंदर कोई सीरियसनेस वाकई इस लेवल की है कि ये मतलब इसकी तरफ से डिमांड है ये काम बंद किया जाए, तो इनके अंदर अथॉरिटी मौजूद होती है, ये इनका कल्चर होता है, ठीक है ना। और इसके बाद इनके अंदर एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का भी कल्चर मौजूद होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या है कि मेरा अपना जमीर ये गवारा नहीं करता, मेरा अपना जमीर ये नहीं करता, ठीक है ना। इसको कहते हैं पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। मतलब एक तो अकाउंटेबिलिटी है, एक तो डर से काम कर रहे होते हैं अपने सेठ जो आपका मालिक होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कि यार वो हमें निकाल ना दे, यार हमारी सैलरी ना काट दे, या हमारा मैनेजर जो है वो ये ना। एक तो होता है ये अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। एक होती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मतलब मेरा अपना जमीर मुझे इजाजत नहीं देता कि यार मैं कि जो मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, तो मैं अपना काम जो है वो सही तरीके से करूँ। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है ना, इसका कल्चर बहुत ज्यादा होता है। मतलब है कि अपने जमीर की आवाज बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो चौथी क्वालिटी होती है वो लर्निंग ओरिएंटेशन करेक्टराइज बाय इसको। लर्निंग ओरिएंटेशन क्या होती है कि ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ये, कंटिन्यूअस टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये अपने। और उसके बाद सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंट टू आइडेंटिफाई रूट कॉजेज एंड एक्सीडेंट टाइप्स और ट्रेंड्स। मतलब जब वो एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता कोई हो भी जाए ना, छोटा मोटा भी, तो उसी के ऊपर भी इतनी ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे लेसन लर्न करते हैं, मतलब उनको छोड़ नहीं देते, उनसे लेसन लर्न करके आगे के जो मैयर्स होते हैं उसको फॉलो भी प्रॉपर किया जाता है, ताकि दोबारा ये एक्सीडेंट ना हो। ओपन कम्युनिकेशन होती है, डर खौफ नहीं होता कि यार एक वर्कर है उसने किसी डायरेक्टर को ये कह दिया है जी कि मेरे मतलब है कि मैं जहाँ पे खड़ा होता हूँ वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और मुझे ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। मतलब उसको खौफ नहीं होगा कि यार मैं अपने सीनियर मैनेजर को ये बात करूंगा तो वो मुझे आगे से डांट देगा या मुझे धिक्कार देगा, बल्कि वो उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरी बात सुनेगा और मेरे मसले को देखेगा। अगर नहीं भी है तो उसको अंडरस्टैंड करवाएगा कि नहीं यार यहाँ पे तो ओवरऑल बहुत ठीक है, अगर आपको इतराज है तो आपको किसी और जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं, बट उनके अंदर ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर मौजूद होता है जिससे ये लर्निंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपडेटिंग प्रोसीजर्स, इनके मतलब है कि प्रोसीजर्स कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होते, ठीक है। इनके अंदर ये खूबी होती है कि इनके जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर एक मैकेनिज्म बना होता है, उसके मुताबिक इनमें चीजें अपडेट होती रहती हैं। मसलन अगर आपने एक इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर बनाया हुआ है, उसकी हर महीने बाद रिव्यू होगा, हर 15 दिन बाद एक रिव्यू होगा, महीने बाद 2 महीने बाद जो भी फ्रिक्वेंसी उन्होंने बनाई हुई है उसके बाद प्रॉपर रिव्यू होगा। अगर उसमें कोई छोटी मोटी चीज भी चेंज करने वाली फौरन उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। ये कल्चर इनके अंदर मौजूद होता है एचआर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप पांचवी इनकी क्वालिटी की बात कर लें माइंडफुल लीडरशिप की, तो ये माइंडफुल लीडरशिप क्या होती है कि लीडरशिप इनकी प्रोएक्टिव होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें सलाहियत मौजूद होती है कि बड़े बड़े जो हादसा हैं उनसे बचने की सलाहियत, इनकी तैयारी बहुत ज्यादा होती है। तो इनके जो मतलब लीडर्स होते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच पे काम करते हैं, वो हादसा का इंतजार नहीं करते, वो सिनेरियो बेस्ड
प्रैक्टिसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और हादसात की डिफरेंट सिचुएशंस पे गौर करके उनकी रोकथाम करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी अगर बुरी खबर हो, मतलब है कि तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। मतलब जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं उनको इतना ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि वो अपनी जो भी सिचुएशन उनके सामने है, अगर कोई बुरी चीज सामने आ गई है तो उसको छुपाए ना। हमारे यहाँ अमूमन आम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में ये चीज नहीं होती। वहां पे क्या होता है कि यार डर खौफ पड़ा होता है, यार ना बताओ यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कंपनी एक्शन ले लेगी, निकाल देगी, ये कर देगी, सैलरी रोक देगी। ये चीजें जो एचआरओ के अंदर नहीं होती, उससे उलट होती है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन सेफ्टी मैनेजमेंट एंड द एबिलिटी टू बैलेंस प्रॉफिट्स विद सेफ्टी। मतलब है कि वो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये हमेशा हमेशा सेफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है और बैलेंस करती है अपनी प्रोडक्टिविटी को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस के साथ, ठीक है। वो ये समझती हैं, इनके जहन में ये चीज होती है कि यार हमारा जो प्रॉफिट है ना वो रिलेटेड है हमारी प्रोडक्टिविटी के साथ। और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी सेफ्टी के साथ, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ। अगर हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी ठीक है तो इसका मतलब है हमारी प्रोडक्टिविटी ठीक है, यानी हमारी परफॉर्मेंस ठीक है। अगर हमारी परफॉर्मेंस ठीक है तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो आम हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंदर थिंकिंग क्या होती है, वो आइसबर्ग। आइसबर्ग अगर आपने सुना, वो एक मतलब एक सिंबॉलिक सिंबॉलिक वो एक फॉर्मूला है आइसबर्ग का कि ये जो आपने अक्सर देखा होगा समंदर में जो बर्फानी तोदे होते हैं जिनको उर्दू में कहते हैं आइसबर्ग, जिनको इंग्लिश में कहते हैं। अब वो जब समंदर में फैले होते हैं ना तो ऊपर से छोटे से नजर आ रहे होते हैं, लेकिन नीचे अगर आप उनके डेप्थ में देखें तो वो बहुत बड़ा तोदा होगा, ठीक है ना। इसी तरह जो सेफ्टी के बारे में लोगों का आम व्यू यही होता है कि यार मतलब है कि कोई मसला नहीं है यार, छोटी सी मसला है, ये क्या है यार, सेफ्टी का क्या है, मतलब है कि फायर सेफ्टी क्या है यार, ये आ गया ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके नीचे जो खतरा होता है ना उसका आपको इदराक नहीं होता, आइसबर्ग, ठीक है, इसको कहते हैं। तो इसी तरह लेकिन ये जो एचआरओज होती है इनके अंदर इस चीज का इदराक मौजूद होता है। ये समझते हैं कि यार अगर एक माइनर सा भी हादसा होता है हमारा तो हमारी रेपुटेशन भी बहुत खराब हो सकती है, तो होती है। और दूसरी बात यह है कि इनके पास एरर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब एरर का मार्जिन ही नहीं होता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनके मतलब कॉन्सिक्वेंसेज इतने हाई लेवल के होते हैं कि अगर खुदा रास्ता कोई एरर माइनर सा भी हो जाए तो वो जो कॉन्सिक्वेंस है वो इतना बड़ा होगा कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनकी तैयारी भी उसी लेवल की होती है और उसी हिसाब से ये अपनी तैयारी करती है। और दूसरी ये लास्ट जो टॉपिक है, द लेसन दैट अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन लर्न फ्रॉम एचआर। अब हम अपने ऊपर आ जाते हैं कि हम जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं हमें क्या इनसे सीखने की जरूरत होती है। नंबर एक तो जो इनकी क्वालिटीज हैं उनको क्यों हमें पढ़ाया जाता है, इस बुक के अंदर क्यों शामिल किया गया, ताकि हम समझ सकें कि इनके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ताकि हम भी उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला लेसन जो हम इनसे लर्न कर सकते हैं, चलो एग्रेसिवली सीक टू नो व्हाट दे डू डू नॉट नो। मतलब है कि जो उनको नहीं पता उसके बारे में वो लाजमी सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि खोज लगाना, जो पीछे तक जाना, मतलब जिसका नहीं भी पता, जो इनके मुतल्लक नहीं है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं ये, ठीक है। ये एक लेसन हम इनसे ले सकते हैं, एचआरओ बैलेंस एफिशिएंसी विद रिलायबिलिटी, ठीक है ना। मतलब है कि ये बैलेंस करते हैं एफिशिएंसी को रिलायबिलिटी के साथ। मतलब जितनी एफिशिएंसी आपकी ज्यादा होगी आपके वर्क की, उतना रिलायबल होगा आपका काम, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप गैर या कम एफिशिएंसी से आप बहुत रिलायबल कुछ चीज बना लें या आप अपनी आउटपुट दे लें। रिलायबिलिटी आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड होगी आपकी एफिशिएंसी के साथ। एचआरओ कम्युनिकेट द बिग पिक्चर टू एवरीवन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एचआरओ में जो डाउन लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी बड़ी थॉटिस होती हैं, मतलब उनके अंदर समटाइम्स तो उनको पूरा कमांड दे दिया जाता है। मिसाल फौज की ले लें आप, अगर एक मसलन फौज का कमांडर है वो इनेबल हो गया है किसी कमांड को परफॉर्म करने के, तो फौरी तौर पे जो भी इमीडिएट वहां पे मतलब जूनियर होगा और कैपेबल होगा वो फौरन कमांड एज्यूम कर लेगा। मतलब ये नहीं कि जीएचक्यू से लेटर का इंतजार करेंगे कि यार अब एक बंदा जो है वो कमांडर बीमार हो गया
तो वो मतलब है कि उसके लिए लेटर आएगा तो फिर कोई मान एज्यूम करेगा। अगर जंग का माहौल है, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो उसमें फौरी तौर पे जो भी काबिल वहां पे बंदा होगा वो कमांड एज्यूम करके अपना परफॉर्मेंस देगा, ताकि खतरा जो है वो टले। तो खतरा टालने के लिए इनके पास जो है ना बड़े क्विक एक्शन होते हैं, ताकि वो उसको कैटर ऑन कर लें। सो मैम, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। HRO, उम्मीद है कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स, कॉम्पिटेंस का, ट्रेनिंग का और HRO का अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपना भी कुछ शेयर करें, मुझसे बात करें, बताएं क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग का लेवल रहा आपका, और इस तरह आपने इसको अंडरस्टैंड किया, और कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई मतलब चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो मुझे बताएं ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ आपके लिए। जी, एनीबॉडी? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप प्रॉपर्ली समझ आ गया ये तीनों चीज़ें, ये कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग और ये एचआरओ, ये गुड। तीनों सर आ गए हैं समझ में। और इंशाल्लाह हम इसको अभी रिव्यू भी करते हैं, श्योर। ये इंशाल्लाह और LMS के अगर अंदर कुछ मैं, क्वेश्चन हुआ। हाँ एनी टाइम, मैं इसको इंशाल्लाह तीनों रिकॉर्डिंग्स जो है LMS के अंदर भी इसको डालूंगा, अपलोड कर दूंगा, इसके साथ इसकी नोट्स भी कर दूंगा, इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको उसमें मिल जाएगी, फिर उसके साथ एक असाइनमेंट भी आपको मिलेगी, ठीक है ना? वो सर मैं ठीक। ज्यादा नहीं डालता, 3 एक ही क्वेश्चंस आपके लिए रखता हूँ, ठीक है ना? आप उस हम्म। असाइनमेंट को जरूर अटेम्प्ट किया करें, ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा आपका, लेकिन उससे फायदा आपको होगा कि गरम गरम चीज होती है ना, एक चीज सीखी होती है आपने, जब थोड़ा और इस पे ऊपर एफर्ट करते हैं तो जी और पकी हो जाती है वो, ठीक है ना? फिर वो आपको जिंदगी भर भूलती नहीं है फिर वो। लेकिन अगर आप उस वक्त जब सीख रहे होते हैं चीजों को, उसको अगर इग्नोर कर देना, तो फिर वो फिर दोबारा से आपको दोबारा कभी ये जेल में आएगा HRO क्या होती है, तो फिर आप दिमाग घुमाना शुरू कर देंगे, यार हाँ फलाने जगह पे पढ़ा था, पता नहीं क्या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। लेकिन ये कि अभी अगर ताज़ा ताज़ा इसको आप एक दफा इसके ऊपर वो कर लेंगे ना थोड़ा अपडेट, तो फिर आपको सारी जिंदगी के लिए ये पक्का कंसेप्ट आपके जेल में क्लियर हो जाएगा। तो बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई किसी कहीं पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, कोई पॉइंट क्लियर करने की जरूरत है, तो इंशाल्लाह हम उसको, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ मैं, बाकी अगला सेशन भी होगा हमारा, उसमें भी इंशाल्लाह एड्रेस कर लेंगे। तो जी जी सर, बेहतर। अरसलान साहब, आप की तरफ से कोई पॉइंट, कोई मतलब इस नहीं सर, मैंने टॉपिक से? उसमें काफी चीजें समझ में आ गई हैं। गुड। बाकी मजीद इसको स्टडी करते हैं तो जो कुछ जबरदस्त। होगा वो पूछेंगे इंशाल्लाह, जरूर श्योर। बिल्कुल और बिल्कुल, सर, ये ओके। जो आप असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट वगैरह, हम्म। ये कब तक देनी होगी? जैसे 3 सवाल आप कह रहे हैं, ये नहीं ये नेक्स्ट वीक कोई, के हैं हाँ, या? नहीं नहीं, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, ये आप अपने टाइम में करें, मतलब कोई ना कोई ग्रेडेड है ना इसमें कोई मार्किंग है, कुछ भी नहीं है, जस्ट टू रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आप, मुझे पता है आप लोग बिजी होते हैं अपने मतलब वर्क एक्टिविटीज में, और आप ये भी टाइम जो निकालते हैं, मैनेज करते हैं इसको, दिस इज गुड। तो इसलिए इसमें कोई बाउंड नहीं, आप मतलब है कि आप उसको 2 दिन में करें, 10 दिन में करें, आप अगले वीक तक भी नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पॉजिटिवली यही है कि अगर आप उसको जल्दी कर लेंगे या अपने टाइम करना से चाहिए मतलब लाजमी। हाँ, तो वो आपके अपने लिए मतलब बेनिफिट है। श्योर सर। मेरी तरफ से आप ना भी करें तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि वो अगर आप करेंगे तो वो एक आपकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, मुझे पता लग जाएगा, और फिर मैं असेस करूंगा, अगर कहीं पे मैं समझूंगा कि अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो थोड़ा कम है, तो फिर मैं आपकी कॉम्पिटेंस को और इनहेंस करूंगा। देखिए ना, वैल्यूएशन से ही पता लगेगा ना, जब मैं एवेलुएट करूंगा तो फिर असेस करूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि कहाँ पे कमी है और मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मतलब ट्रेनिंग देना सिर्फ लर्नर का ही सीखना काम नहीं होता, ट्रेनर का भी इम्तहान होता है ये बहुत बड़ा ट्रेनर का बड़ा इम्तहान होता है कि उसने ये अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि यार जो मैंने चीज सिखाई है मेरे लर्नर ने सीख भी ली है या नहीं सीखी, ठीक है ना? तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए मतलब असेस करना भी जरूरी होता है, पता चलेगा। सिंपल क्वेश्चन होंगे, आपने क्या करना है, आपने नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी, आप अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसको दोबारा रिव्यू कर लें, ठीक है। और छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें, और आप नोट्स आपके पास होंगे, मुतलका सेक्शन को देखें
कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी सेक्शन के बारे में है, उसको खोलें, उसमें जो भी आंसर लिखा हुआ है उसका, उसको अपने मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको वहाँ पे लिखे, 3 लाइनों में लिखे, 4 में लिखे, 5 में लिखे, वो डिपेंड अपॉन यू कि मतलब लेकिन अपने अल्फाज में लिखे, मतलब जो बुक के अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं ना उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि उनको अपने अल्फाज में लिखें अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतना नॉलेज है, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ जी कि मुझे एक्सप्लेन करें कि किन मौके के ऊपर ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, ये एक मिसाल के तौर पे क्वेश्चन है। तो आप अगर आपने अंडरस्टैंडिंग इतनी की है इस लर्निंग के दौरान में कि आपको पता है कि ये इन मौके के ऊपर रिक्रूटमेंट में इंडक्शन में होनी चाहिए चीज और इस पर, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से खुद ही लिख दें वहाँ पे। अगर आप ने नोट्स को कंसल्ट करना है तो आप नोट्स ओपन कर लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये मौके होते हैं, तो उनको फिर मतलब अपने अल्फाज के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनको वहाँ पे देखते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। राइट सर। और अगली दफा इंशाल्लाह यहाँ से मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करवाऊंगा ना कि मतलब राइट करने की। अगली इंशाल्लाह कल के सेशन में मैं आपको टू दी एग्जैक्टली एज पर दी बोस्ट एग्जाम जो टेक्निक है उसके मुताबिक मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा, और फिर अगली जो असाइनमेंट होगी मैं उसके मुताबिक आपसे लूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं राइट आपको सर। पहले ब्रीफिंग दूंगा। ये एक जनरल मतलब क्वेश्चंस होंगे जैसे एक नॉर्मल एग्जाम होता है। एग्जाम भी क्या है यार, कुछ भी नहीं है, बस असाइनमेंट है, आप उसको ओपन करें। ऐसा होगा कि एलएमएस के अंदर ही आपको लिखा होगा कि क्लिक क्लिक टू स्टार्ट दी असाइनमेंट, ठीक है ना। तो उसमें आप ओपन करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, नीचे उसका बॉक्स भी बना होगा जहाँ पे टेक्स्ट एरिया जहाँ पे आपने आंसर लिखना है वहाँ पे टाइप कर दें अपने, मतलब है कि अल्फाज के अंदर जितना जो आपको अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। अगर आपने उसका बुक खोल के देखनी है, नोट्स खोल के देखनी है, खोल के देख लेंगे कौन सा टॉपिक है, इसके मतलब क्या बताया हुआ है, ठीक है ना। तो या मेरा लेक्चर इसको दोबारा रिपीट कर लें, तो फिर उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वहाँ पे लिखें, लिखें अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ठीक है ना। तो सेम वर्ड वो वाले ना लिखें जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अपने अल्फाज अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको वहाँ पे अब 2 लाइनों में लिखें, 3 में लिखें, 4 में लिखें, 5 में लिखें, दैट डज नॉट मैटर। मैटर इज कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। मतलब मैं आपको कहता हूँ जी कि तो मुझे जो HRO है इसकी जो लीडरशिप वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। तो आप उसको एक्सप्लेन करने के काबिल आपको होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं 4-5 जो मैंने आपको बताई है, आप उनको मिक्स करके एक पैराग्राफ बना के वहाँ पे मतलब आंसर लिखें। तो इस तरह ये आपकी कैपेबिलिटी बनेगी, आपकी जो कैपेसिटी है या कॉम्पिटेंस है वो एनहेंस होगी, मतलब एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। इसी तरह फिर इंशाल्लाह अभी तो छोटे लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे हम जाएंगे, तो ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे ताकि आपको बर्डन इंशाल्लाह। भी फील ना हो और आपको स्किल भी पूरी आए, मतलब आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए और आपको स्किल भी पूरी हो कि ये एग्जाम कैसे क्लियर किया और इसके अंदर हमें क्या सीखना है, ठीक है ना? जी, इजाज आपकी जी तरफ से बेहतर कुछ है? सर, जी बेहतर सर। जी सर, मैं साथ ही हूँ। ओके, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी तरफ से कोई पॉइंट है या कोई आप ऐड करना चाहते हैं कोई पॉइंट या कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, आप पहले ऑलरेडी इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि फिर हमारे पास क्वेश्चन नहीं रहता। तो इंशाल्लाह मजीद जहाँ पे सर जरूरत पड़ेगी हम जरूर इंशाल्लाह पूछेंगे सर। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप सोए हुए थे शार्ट। नहीं नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। सर सर नहीं। इसका साथ होना ही काफी है। हाँ सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। नहीं इंशाल्लाह इजाज जो है ना, इजाज ये काबिल आदमी है, बिल्कुल मुझे पता है इसकी कैपेबिलिटी का। बस ये है कि अभी बेचारा जो है ना वो नई नई जिंदगी में एक उसमें है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंसानों की दुनिया में वापसी हो जाएगी। सर बस मेरा नहीं बोझ हो गया इस बात के बाद। वो तो अभी वो फेरी टेल्स है ना, अभी तो हर तरफ वो हरा हरा नजर आ रहा है, इस आसमान को बंदा उड़ता हुआ नजर आ रहा होता है अपने आप को। तो फिर सही जब बात है सर। चले अल्लाह करे आसानियां हो सबके लिए। आमीन। तो इस आमीन। आमीन आमीन। इसी गुड नोट के साथ मेरा ख्याल है हम अपने इस सेशन को एंड कर लें। तो
इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। फिर कल के हम अपने इसी सेशन में कल का जो टॉपिक है वो मैं आपको थोड़ी देर तक या कल सुबह तक मैं इंशाल्लाह वो उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। और फिर इंशाल्लाह ताला कल हम अपना अगला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम की जो टेक्निक है उसके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि फिर उससे अगली जो अगला सेशन है उसमें फिर मैंने आपसे वो असाइनमेंट करवानी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। मैं कहता हूँ कि आपको एक ईंट भी सही लगानी आ गई ना, अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसकी पहली ईंट भी अगर आपने सही रख ली ना, तो फिर कोई डर नहीं है। आप उसके ऊपर 5,000 या 50,000 या 2 लाख ईंटें भी सही लगानी है, ठीक है ना। बट वो पहली ईंट आपसे मैंने सही रखवानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। चलिए जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। तो गुड नाइट। बाकी थैंक यू इंशाल्लाह सर। ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू सर। आप थैंक यू लोग आई है टाइम निकाला थैंक है, यू सो सर। नाइस। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर। अल्लाह थैंक यू हाफिज वेरी सर। मच।